हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 कहता है परिभाषा। किस चीज की परिभाषा? राज्य की परिभाषा। किसके लिए? भाग 3 के लिए। कह रहे हैं जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो इसको छोड़ दीजिए। राज्य पहली बात के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। मतलब राज्य की परिभाषा में क्या क्या है? राज्य की परिभाषा में क्या क्या है? पहला, केंद्र सरकार, और राज्य की सरकारें, राज्यों की सरकारें। दूसरा, संसद और राज्य के विधानमंडल। तीसरा, स्थानीय प्राधिकारी। चौथा, अन्य प्राधिकारी। यही 4 दिया हुआ है आर्टिकल 12 में कि ये राज्य की परिभाषा में है। और राज्य की परिभाषा क्या है? भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा है। ठीक है, बात क्लियर है? क्या क्या है? केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें। इसका मतलब क्या हम कहें? कार्यपालिका, कार्यपालिका, संसद और राज्य के विधानमंडल, क्या हम इसको कहें? विधायिका। राज्य के विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे या सिर्फ विधानसभा? राज्य के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे या सिर्फ विधानसभा होगी? दोनों होंगे। ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी मतलब नगर पालिका, पंचायत और उसके अंतर्गत जो भी है। और अन्य प्राधिकारी, इसको हमें समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि इन चारों चीजों में ये तो बहुत क्लियर है कि केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें, इसमें तो कुछ सोचना समझना नहीं। संसद और राज्य के विधानमंडल, क्लियर है कि विधायिका की बात हो रही है। स्थानीय प्राधिकारी, क्लियर है कि लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है। लेकिन जहां समझने वाली बात है वो क्या है? अन्य प्राधिकारी। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में स्पष्ट किया कि अन्य प्राधिकारी में क्या क्या चीजें आएंगी। ये बात क्लियर है? तो आर्टिकल 12 क्या कह रहा है? इस भाग में, इस भाग में मतलब ये राज्य की परिभाषा किसके लिए है? सिर्फ भाग 3 के लिए। तो ध्यान रखना है, कभी अगर पूछ दे तो क्या ध्यान रखना है? भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा है आर्टिकल 12 में, यानी मूल अधिकारों में राज्य हम किसको कहेंगे ये बताया गया है। ठीक है, ये 4 चीजें होंगी। यही तो कह रहा है ना, इस भाग में राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा? भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें और राज्यों के विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। क्लियर है कि 4 कैसे बटा? ऐसे आपको नोट्स में लिख लेना है कि 4 कैसे बटा है। केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें, संसद और राज्य के विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ठीक, अन्य प्राधिकारी में क्या क्या चीजें आ चुकी हैं बताया गया है।
तो अन्य प्राधिकारी के लिए जो कसौटियां सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों से आया है वो क्या है? पहली चीज कि कोई भी सरकारी आदेश या संसद के किसी कानून के द्वारा जितने भी स्थापित निकाय हैं, बॉडी हैं, जैसे LIC हो गया, RBI हो गया, सरकारी आदेश से बनाई गई बॉडी, योजना आयोग कैसे बनाई गई है? किसी कानून से बनाई गई है, विधि पारित करके बनाई गई है, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई? योजना आयोग जो अब नहीं है, अब ऑपरेशनल नहीं है, वो कैसे बनाई गई थी? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। चलिए बताइए, नीति आयोग कैसे बनाई गई है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई है या कानून से बनाई गई है? नीति आयोग भी सरकारी आदेश से बनी हुई है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई। तो सरकार के आदेश से बनाए हुए किसी भी निकाय को या संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा बनाए गए किसी भी निकाय को, ठीक है, तो क्या कहेंगे ये? कि ये राज्य के जो अन्य प्राधिकारी हैं, अदर अथॉरिटीज, इसमें शामिल हैं, जैसे LIC, RBI, नीति आयोग। और एग्जाम्पल बताइए। महिला आयोग आएगा? महिला आयोग आएगा कि नहीं? महिला आयोग अगर संसद के पारित अधिनियम से बनाया गया है तो फिर, या सरकार के आदेश से जो बॉडीज बनाई गई हैं वो सब क्या है? राज्य की परिभाषा में है। तो महिला आयोग भी आएगा, मानवाधिकार आयोग भी आएगा, ठीक है, नीति आयोग भी आएगा, LIC भी आएगा, RBI एक्ट के जरिए RBI बनाया गया तो RBI भी आएगा, विभिन्न तरह के बैंक जो हैं वो भी आएंगे। दूसरी बात, ऐसे बॉडीज जो सरकार के वित्तीय नियंत्रण में है या सरकार की वित्तीय सहायता पर निर्भर है, ऐसे बॉडी जो सरकार के प्रभावी वित्तीय नियंत्रण या वित्तीय सहायता पर निर्भर हैं, तो वो भी राज्य की परिभाषा में, ठीक है। सार्वजनिक महत्व मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कार्य करने वाले जो बॉडीज हैं ये भी आएंगे। आप देखेंगे कि सरकार के अंडर में जो जो चीजें आ रही हैं, सरकार किसी को अथॉरिटी दे रही है कि जो काम सरकार करती थी अब वो एजेंसी करेगी, तो वो भी राज्य की परिभाषा में। राज्य ने किसी संस्था को, किसी बॉडी को एकाधिकार प्राप्त कर दिया है, यानी मोनोपोली दे दी है कि भाई ये वाला काम तुम ही करोगे, या राज्य ने संरक्षित कर रखा है किसी निकाय को, राज्य द्वारा प्रोटेक्टेड है, तो फिर वो भी राज्य की परिभाषा में। वैसे निकाय जिनको राज्य का काम स्थानांतरित किया जाता है, भले ही वो प्राइवेट हों, लेकिन राज्य का काम स्थानांतरित किया या वो राज्य की एजेंसी की तरह काम कर रहा है, तो वो फिर क्या है? सब राज्य की परिभाषा में है। इसका मतलब सरकारी जितना भी महकमा है या फिर कुछ ऐसी एजेंसीज जिनको ऐसे काम दिए गए हैं जो सिर्फ राज्य करता है, या फिर राज्य ने उनको प्रोटेक्ट करके रखा है, या राज्य ने अपना काम स्थानांतरित कर दिया है, तो ये सब क्या आएंगे? ये सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। तो पहला तो कसौटी ये है कि किसी सरकारी आदेश या संसद द्वारा पारित किसी विधि द्वारा जो भी बॉडी स्थापित की गई है वो सब राज्य की परिभाषा में। दूसरा, किसी बॉडी पर, किसी निकाय पर अगर सरकार का वित्तीय नियंत्रण है, वित्तीय सहायता दे रही है सरकार, तो वो भी राज्य की परिभाषा में। सार्वजनिक महत्व के लिए जो बॉडीज काम कर रही हैं, माने पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो काम सरकार करती है, तो वो भी राज्य की परिभाषा में। जिन्हें राज्य का काम दिया जा रहा है, राज्य ने काम दे रखा है, स्थानांतरित किया गया है, जो काम राज्य को करना चाहिए था वो राज्य ने स्थानांतरित कर दिया है, तो वो भी आ जाएगा। और राज्य ने मोनोपोली दे रखी है किसी बिजनेस पर। मोनोपोली का मतलब, जैसे मान लीजिए मेडिसिन के लिए अफीम उगाया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार उगाती है, आम इंसान नहीं उगा सकता, वो क्राइम है। लेकिन क्या अफीम का उत्पादन नहीं होता है? होता है। तो जरूर सरकार इसमें मदद लेती है एजेंसीज की। तो इस कंडीशन में मोनोपोली दे रखी है अगर सरकार ने, तो वो भी राज्य की परिभाषा में, ठीक है। क्या कसौटियों के बारे में एक्ट में दिया है राज्य की परिभाषा में? बिल्कुल नहीं दिया है।
अभी अभी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णयों में बताया गया है। संविधान में क्या दिया है? 4 चीजें दी गई हैं। भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी में नगर पालिकाएं हो गई, पंचायत हो गया, नगर निगम, जिला पंचायत, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, जितने भी पंचायत स्तर के और नगर पालिका स्तर की संस्थाएं हैं सारे आ जाएंगे। लेकिन अन्य प्राधिकारी में ही तो वेग है कि इसमें कौन कौन सा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस में बताया। अब इसके तहत क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे सारे नेशनल बैंक्स क्या होंगे? सरकारी जितने बैंक होंगे वो क्या होंगे? राज्य की परिभाषा में आएंगे। वो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब बताइए एचडीएफसी आएगा कि नहीं इसमें? एचडीएफसी आएगा? आईसीआईसीआई नहीं आएगा। लेकिन एसबीआई आ जाएगा, सरकारी बैंक, नेशनल बैंक। ठीक है। इसी तरीके से भारतीय खाद्य निगम हो गया, आईएसआई हो गया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आरबीआई, एलआईसी, मैंने बताया नीति आयोग। ठीक है। ओएनजीसी जो पब्लिक सेक्टर के उपक्रम हैं, लोक उपक्रम हैं, जैसे ओएनजीसी, सेल, गेल, भेल। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये सब सरकार ने स्थापित किया है, तो सब राज्य की परिभाषा में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इत्यादि, ये सब कुछ राज्य की परिभाषा में आएंगे। और ऐसे दर्जनों उदाहरण, क्या सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो सरकार जितने भी ये सब इंस्टीट्यूट चला रही है सरकार द्वारा स्थापित, वो सब क्या है? राज्य की परिभाषा में आएंगे। अब सवाल एक है कि क्या इसमें हमने जो 4 चीजें पढ़ी, इसमें क्या न्यायपालिका भी है? हमने पढ़ा केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें, ये तो कार्यपालिका हो गई। संसद और राज्य के विधानमंडल, ये विधायिका हो गई। स्थानीय प्राधिकारी, ये नगर पालिका, पंचायत से रिलेटेड हो गया। और अन्य प्राधिकारी। लेकिन इसमें न्यायपालिका कहां है? न्यायपालिका को नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि न्यायपालिका पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि न्यायपालिका तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था है। इसका मतलब न्यायपालिका से खतरा है ही नहीं कि वो किसी का मौलिक अधिकार छीन लेगी, बल्कि न्यायपालिका तो मौलिक अधिकार की गारंटी के लिए साधन है। वो तय करेगी कि आपके मौलिक अधिकार ना छीने जाए। लेकिन हाँ, न्यायपालिका नहीं है, ये आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखना है बिल्कुल कि संविधान में न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका नहीं, आपके नोट्स में भी होना चाहिए कि संविधान में न्यायपालिका नहीं दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल गया, तो सवाल यह है कि न्यायपालिका के भीतर भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत, न्यायपालिका में भी तो कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन न्यायपालिका खुद संभालती है। तो न्यायपालिका के भीतर जो सेवारत कर्मचारी हैं, न्यायपालिका जुडिशरी के भीतर न्यायपालिका में काम करने वाले कर्मचारी, इनका प्रशासन कौन करता है? न्यायपालिका खुद करती है। प्रशासन न्यायपालिका करती है। इनके बारे में क्या है? इनके बारे में यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हां, इस केस में जो न्यायपालिका के कर्मचारियों का प्रशासन है, इसमें ये राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। कौन सा पार्ट? न्यायिक पार्ट नहीं, प्रशासनिक हिस्सा, क्योंकि वहीं पर चांस है ना। न्यायिक पार्ट तो है ही नहीं इसका पार्ट, न्यायिक हिस्सा नहीं, बल्कि प्रशासनिक वाला पार्ट जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो फिर क्या कहेंगे उसको कि प्रशासन न्यायपालिका क्योंकि कर रहा है, तो उन कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न्यायपालिका नहीं कर सकती, क्योंकि इस मामले में, प्रशासनिक मामले में, न्यायपालिका के भीतर जो प्रशासन हो रहा है उस मामले में यह राज्य की तरह होगी। ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि जब न्यायपालिका, ये तो पहला सवाल, जब न्यायपालिका जुडिशियल एक्टिविज्म करती है, आगे देखेंगे हम क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म, लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि जैसे विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अभी
महिलाओं के जो कार्यस्थल हैं उस पर यौन उत्पीड़न ना हो जाए, इसके लिए आपके पास कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई कानून आप ना बना दीजिए तब तक हम बता रहे हैं कि गाइडलाइंस क्या होगा, और उस केस को क्या कहते हैं, विशाखा केस। तो जैसे विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गाइडलाइंस दिए, दिशा निर्देश दिए, किस बारे में दिए, महिलाओं को कार्यस्थल पर, वो प्राइवेट हो या सरकारी, किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए सरकार ने एक्ट बाद में बनाया, क्योंकि उस समय एक्ट था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक्ट बनाओ, और जब तक एक्ट नहीं बनाओगे तब तक जो बता रहे हैं यही कानून की तरह काम करेगा। लेकिन कानून की तरह काम करेगा, ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। यहां सुप्रीम कोर्ट कैसा काम कर रहा है, यहां सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है कानून बनाने वाली संस्था की तरह, विधायिका की तरह, या सरकार के आदेश की तरह। कानून बनाने वाली संस्था तो न्यायपालिका है नहीं, लेकिन यहां आगे बढ़कर किसके हिस्से का काम कर रहा है, क्योंकि कानून नहीं है तो विधायिका वाला काम कर रहा है कि जब तक तुम कानून नहीं पास करोगे यही कानून है। तो सवाल है कि क्या यहां पर, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका तो है ना दायरे में राज्य की परिभाषा में, क्या यहां जहां न्यायपालिका आगे बढ़कर काम कर रहा है, कार्यपालिका और विधायिका वाला, क्या इस पार्ट पर यह राज्य की परिभाषा में आएगा? इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो इस पर जवाब नहीं है, इस पर वेग कंडीशन है, पता नहीं है, यानी इस हिस्से पर न्यायपालिका भी बाहर है दायरे से। लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई प्रशासन जो न्यायपालिका अपने भीतर न्यायपालिका का प्रशासन चला रहा है, उसमें जरूर प्रशासनिक मामलों में न्यायपालिका भी दायरे में आ जाता है। लेकिन यह संविधान में लिखा है क्या? नहीं लिखा है। कहां? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में माना है। तो यह बात क्लियर है? तो बताइए क्लियर। पहला वाला समझ में नहीं है। पहला वाला यही है कि न्यायपालिका में कर्मचारी काम करते हैं, सिर्फ जजेस नहीं होते। न्यायपालिका में ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ जुडिशरी वाले काम करने वाले लोग ही हैं, जजेस नहीं, जजेस ही हैं। अगर सिर्फ जजेस होते तो बात समझ में आती। न्यायपालिका के भीतर ऐसे भी तो कर्मचारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर है, फलां है, ठीक है, बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तब तो पूरी व्यवस्था चल रही है। तो वो तो कर्मचारी भारत के नागरिक ही हैं, व्यक्ति को मिले अधिकार उनको भी मिलने चाहिए। तो न्यायपालिका तो इसके बाहर है, यानी न्यायिक कार्य करने वाला जो पार्ट है, जजेस इसमें नहीं आ रहे हैं, न्यायपालिका के फैसले इसमें नहीं आ रहे हैं, न्यायपालिका खुद इसमें नहीं आ रही है। लेकिन जब भी प्रशासन करने के मामले में, मान लीजिए न्यायपालिका ने अपने कर्मचारी के लिए कहा कि 18 घंटा बैठकर आपको काम करना है, ठीक है, बिना अवकाश के 30 दिन काम करना है 18 घंटा, तो क्या होगा? न्यायपालिका ने अपने प्रशासनिक दायरे में अपने कर्मचारियों के लिए जो प्रशासन चल रहा है उसमें छुआछूत को अलाउ कर दिया। ऐसा तो नहीं होगा, उनके भी मौलिक अधिकार है ना, ठीक है। तो प्रशासन वाले पार्ट पर तो ये राज्य के दायरे में आ गया, लेकिन ये संविधान में नहीं लिखा है। कहां? सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस बात को कि अपने प्रशासनिक कर्मचारियों को जो हम रोस्टर लगाना, हैंडलिंग करना, इसमें हम मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी राज्य की परिभाषा में, राज्य की परिभाषा न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों को सीधे लागू करने वाला अंग नहीं है। न्यायपालिका के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारों के हनन की संभावना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, हो सकता है। इसका मतलब प्रशासनिक व्यवस्था में तो राज्य की परिभाषा में आ जाएगा न्यायपालिका, अपने प्रशासनिक पार्ट पर, न्यायपालिका वाले न्यायिक पार्ट पर नहीं। और दूसरा, न्यायिक सक्रियता से जुड़े कदमों में संभावना, आगे देखना होगा कि कभी सुप्रीम कोर्ट इसको बताए, ठीक। अब आ जाइए आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों से असंगत, संगत जो नहीं करता, असंगत मतलब समझ में आ रहा है ना, कॉन्ट्रडिक्ट करता है, उसमें कुछ बात कही है, ये इसके उल्टे बात कर रहा है, या अल्पीकरण यानी कम करना, ऐसे कानून कौन से हैं?
उनके बारे में क्या प्रोविजन कह रहे हैं? संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। और 13(2) कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 दो बातें कह रहा है। 13(1) में तो कह रहा है कि भाई संविधान पूर्व विधियां, और 13(2) कह रहा है संविधान के पश्चात विधियां। इसका मतलब क्या हुआ? संविधान पूर्व विधियां मतलब संविधान लागू होने के पहले, संविधान लागू होने के पहले भारत में जो विधियां थीं, जो कानून, विधि मतलब कानून, प्रवृत्त थीं, लागू थीं। आईपीसी 1860 का बना हुआ है। 1860 का कानून किस समय बनाया था? अंग्रेजों के समय बनाया गया, जो अभी तक चल रहा था। ठीक है, अंग्रेज, हम जब आजाद हुए उसके पहले भारत में कानून बने हुए थे कि नहीं बने हुए थे? संविधान लागू होने से पहले भारत में कानून लागू थे ना, या नहीं थे? थे। तो पहला पार्ट कह रहा है कि संविधान लागू होने से पहले भारत में जो कानून लागू थे वो भी मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं हो सकते। उनमें से बहुत सारे कानून हम संविधान के बाद भी यूज कर रहे हैं। तो पहली बात कि संविधान लागू होने के पहले भारत में जो भी कानून लागू थी, ठीक, उनमें से जो कानून हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो मूल अधिकारों से असंगत हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो संविधान लागू होने से पहले भारत में जो विधियां प्रवृत्त थीं, वो अगर मूल अधिकारों से असंगत हैं, यानी भाग 3 से असंगत हैं, असंगत हैं, तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी, उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी, जिस मात्रा तक असंगत है, जिस मात्रा तक असंगत है। और संविधान के बाद, संविधान लागू होने के बाद अब कौन बनाएगा कानून? अंग्रेज या हम? संविधान लागू होने के बाद कानून कौन बनाएगा? अंग्रेज बनाएंगे, हम बनाएंगे? हम बनाएंगे। तो हम बनाएंगे मतलब कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। तो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को, मूल अधिकारों से असंगत है, असंगत है, या छीन रही या कम कर रही। और अगर बनाएगा तो क्या होगा? उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। यही तो कह रहा है। अब पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि संविधान प्रारंभ से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां, भारत में लागू सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों से असंगत हैं। पहली बात किसके बारे में बोल रहा है? संविधान के लागू होने के ठीक पहले जो विधियां लागू थी। ठीक,
फिर कह रहा है आगे की बात, संविधान के बाद की बात, कह रहा है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। संविधान लागू हो गया तो अब कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना, राज्य बनाएगा। कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार यानी मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई हर विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। यानी दोनों में एक ही बात कह रहा है, केवल अंतर क्या है? एक में कह रहा है संविधान पहले की विधियां जिस मात्रा तक मूल अधिकारों से भाग 3 से असंगत हैं उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी, और संविधान के बाद की विधियां जो राज्य बनाएगा, कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो, और अगर ऐसा बनाएगा, ऐसा उल्लंघन होगा तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे। यानी दोनों में एक ही बात कह रहे हैं। अंतर क्या है? सिर्फ यहां संविधान पहले की विधियों के बारे में कह रहा है कि ये भी मूल अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती, और संविधान के बाद राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, यानी संविधान के बाद की भी कोई का भी कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत नहीं होगा। तो दोनों का क्रक्स क्या है? 13 क्या कहता है? 13 1 और 2 कि भाई अगर एक लाइन में लिखना हो तो क्या कहेंगे कि आर्टिकल 13 1 2 मिलाकर क्या कह रहा है, या आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि संविधान पूर्व की विधियां और संविधान पश्चात की विधियां भाग 3 से असंगत नहीं हो सकती, असंगत नहीं होंगी। जिस मात्रा तक, और क्या लिखेंगे, जिस मात्रा तक असंगत होंगी, या इसी को कहते हैं उल्लंघन की मात्रा तक, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। यही तो कह रहा है। मतलब निकालेंगे तो दोनों का तो एक ही मतलब हुआ कि किसी भी हाल में मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, भले संविधान पहले की विधि है या संविधान के बाद बनाई गई विधि है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जब हम कह रहे हैं कि संविधान के पहले की विधि हो या संविधान बनाने के बाद की विधि हो, मूल अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती, और असंगत होगी तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। उस मात्रा तक शून्य का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये एक कानून है, ठीक है, और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों से असंगत है, तो इस मात्रा तक शून्य हो जाएगी ना, ये वाला हिस्सा अब कारगर नहीं रहेगा, असंगत हो जाएगा। तो फिर कौन करेगा? सवाल ये नहीं है, ये तो हम बाद में देखेंगे, डॉक्ट्रिन जब देखेंगे तो देखेंगे। आप बताइए कौन करेगा असंगत? असंगत होने पर इस कानून को कौन गिराएगा? कौन बोलेगा कि मूल अधिकारों से असंगत है, इस मात्रा तक शून्य घोषित किया जाता है? सरकार कहेगी, विधायिका कहेगी, या न्यायपालिका कहेगी? न्यायपालिका कहेगी ऑब्वियसली। तो जहां हम कह रहे हैं कि मूल अधिकारों से असंगत होगा तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा कानून, इसका मतलब किसका रोल आ रहा है यहां? कौन करेगा? जुडिशरी। और जुडिशरी कैसे करेगी? न्यायपालिका को क्या करना पड़ेगा? कानून की समीक्षा करनी पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा ना कि कहां पर यह मूल अधिकारों से असंगत होता है, समीक्षा करनी पड़ेगी ना, रिव्यू करना पड़ेगा, किसी कानून को करना पड़ेगा कि नहीं? रिव्यू करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये इस मात्रा तक शून्य है, और उसको कहेगा कि ये कानून नल एंड वॉइड है, शून्य घोषित किया जाता है। तो 13 में जो काम बताया गया है, 13 में बताया गया है, उसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन करेगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका का करने का तरीका क्या होगा? कानून की समीक्षा करनी पड़ेगी। तो यहां से एक शक्ति निकलती है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, JR, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। और ये स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा हुआ नहीं है, इस बात को याद रखिए, स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है आर्टिकल 13 में।
इसको डिराइव किया जाता है, अर्थ निकाला जाता है, अर्थ निकाला जाता है। कभी आपसे यह भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 13 में संविधान में स्पष्ट रूप से जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा करने की बात कही गई है, तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। लेकिन अगर कहे कि आर्टिकल 13 के अनुसार या आर्टिकल 13 से इस बात का अर्थ निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है, तो ये बात ठीक है। ठीक है, अब एक बात यह है कि भाई क्या हम मूल अधिकारों के बारे में, एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना है कि क्या हम मूल अधिकारों का संशोधन कर सकते हैं या नहीं, मूल अधिकारों का संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, नहीं। मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है कि नहीं, इस प्रश्न के पीछे एक और प्रश्न छिपा है, और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है, आर्टिकल 13 में कह रहा है कि संविधान पूर्व की विधि हो या संविधान बाद की विधि हो। विधि मतलब क्या है? कानून। कह रहा है कि संविधान पहले की विधि हो या संविधान के बाद की विधि हो, लेकिन कोई भी विधि मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता, न्यून नहीं कर सकता, असंगत नहीं हो सकता। यही तो बात है दोनों में मिला के, यानी मूल अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता। अब सवाल है कि क्या संसद से संशोधन ले आकर संविधान में क्या मूल अधिकार को ही हटाया जा सकता है? ये तो कह रहा है कि नहीं, छीना नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। तो इसके पीछे सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा, और अभी कोई भी सवाल मत डालिए, अभी सिर्फ चुपचाप समझिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। असली सवाल क्या है? असली सवाल है कि आर्टिकल 13 में जो विधि बताया गया है, आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द है, यानी कानून के बारे में बताया गया है, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या साधारण विधि से है? साधारण विधि से है, मतलब जनरली जो संसद कानून बनाते रहते हैं, या विधि से है, या इस विधि शब्द में संविधान संशोधन अधिनियम भी है, संविधान संशोधन विधि भी है, या अधिनियम भी है। अधिनियम का मतलब ही कानून होता है, भी है। इस प्रश्न के जवाब में ही छिपा है कि हम मूल अधिकारों का संशोधन कर सकते हैं कि नहीं। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा। 13(2) राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार छीने जा रहे हों या कम किए जा रहे हों। इस विधि शब्द का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि अगर एक कानून बनाना हो तो प्रक्रिया क्या है कानून बनाने की? कानून मतलब विधि, ठीक है। विधि बनाने की प्रक्रिया क्या है? विधि बनाने की प्रक्रिया है कि आप पहले विधेयक ले आते हैं, बिल ले आते हैं, इसी को बिल कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में पारित करते हैं, प्रेसिडेंट इस पर अनुमति देता है और फिर यह विधि बन जाता है। ठीक। एक और विधि बनती है, उसका नाम है संविधान संशोधन अधिनियम या संविधान संशोधन विधि, वही तो कानून है, उसका भी प्रोसेस यही है। तो इस प्रोसेस से दो तरह के कानून बन रहे हैं, एक तो नॉर्मल कानून, नॉर्मल विधि, ठीक है, नॉर्मल जो कानून बनते हैं, एक और कानून बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन रहा है। कैसे? इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले आया जा रहा है, विधेयक आया, लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित हो रहा है,
फिर प्रेसिडेंट इस पर साइन कर रहे हैं और फिर ये संविधान संशोधन कानून बन जा रहा है, यानी संविधान संशोधन विधि बन जा रही है। यानी विधि यहां दो तरह की बात हो रही है। एक विधि तो नॉर्मल विधि है, कोई भी कानून, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, जैसे कोई भी कानून ले लीजिए, जितने भी कानून हैं, वो एक्ट पास हो रहा है संसद से साधारण विधि की तरह। अगर इस विधि शब्द में जो 13 में दिया हुआ है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा राज्य जिससे मूल अधिकार छीने जा रहे हों या कम किए जा रहे हों, अगर इस विधि शब्द का मतलब है साधारण विधि, तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक है, साधारण कानून से तो इसको नहीं छीना या कम किया जा सकता। अगर इस विधि शब्द में संविधान संशोधन वाली विधि शामिल नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि साधारण विधि से तो नहीं किया जा सकता, इसको छीना जा सकता है, न्यून किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधि के द्वारा छीना और न्यून किया जा सकता है। लेकिन अगर इस विधि शब्द में दोनों शामिल हैं, सामान्य विधि भी और संविधान संशोधन विधि भी, तो इसका मतलब न तो साधारण विधि द्वारा और न ही संविधान संशोधन विधि द्वारा किसी भी तरीके से मूल अधिकारों को छीना या फिर कम नहीं किया जा सकता। यह बात समझ में आई? जब हम कह रहे हैं कि विधि शब्द का मतलब क्या है, क्या यह साधारण विधि है या इसमें संविधान संशोधन विधि भी है? अगर विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि भी है, इसका मतलब कि दोनों में से किसी तरीके से भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और अगर इसका मतलब है साधारण विधि से, इसमें संविधान संशोधन विधि नहीं है, इसका मतलब कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार सीमित होते हों या फिर छीने जाते हों। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई इसमें जब संविधान संशोधन विधि नहीं है इस विधि शब्द में, तो संविधान संशोधन विधि ले आकर छीन सकते हैं, कम कर सकते हैं। यह बात क्लियर है? तो बताइए क्लियर। इस प्रश्न के उत्तर से मूल अधिकारों की संशोधनीयता कैसे जुड़ी हुई है? इसी तरीके से जुड़ी हुई है कि जब हम कह रहे हैं कि हम मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो फिर यही दरअसल हम कह रहे हैं कि अगर विधि शब्द में, कौन से विधि शब्द में? जो 13 में विधि शब्द दिया गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार सीमित हो रहे हो या छीने जा रहे हो, अगर उस विधि शब्द का मतलब है, का मतलब सिर्फ सामान्य कानून से है, सामान्य कानून से है, संविधान संशोधन कानून से नहीं है, कानून से नहीं है, तो क्या होगा? संविधान संशोधन कानून के द्वारा मूल अधिकार सीमित या न्यून किए जा सकते हैं, न्यून किए जा सकते हैं। यह है कंडीशन 1, पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कहता है कि भाई विधि शब्द में संविधान संशोधन वाला कानून शामिल नहीं है। इसका मतलब आर्टिकल 13 में मना किया गया है कि कोई ऐसा कानून नहीं ले आएगा, राज्य नहीं बनाएगा। इसका मतलब संविधान संशोधन कानून बनाने से नहीं रोका गया है, सामान्य कानून बनाने से रोका गया है। यही मतलब हुआ ना कि अगर विधि शब्द का मतलब सामान्य कानून से है, संविधान संशोधन कानून से नहीं है, और कह रहे हैं कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं ले आएगा, इसका मतलब संविधान संशोधन कानून के बारे में नहीं बात कर रहा है। संविधान संशोधन कानून ले आना है ले आइए, छीनना है छीनिए, लेकिन सामान्य कानून की बात हो रही है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कंडीशन 2 कि विधि शब्द में, कानून शब्द में
संविधान संशोधन विधि भी शामिल है, संविधान संशोधन विधि भी शामिल है, विधि भी शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण कानून तो छोड़िए, संविधान संशोधन अधिनियम से भी, संविधान संशोधन अधिनियम से भी मूल अधिकार सीमित या न्यून कम नहीं हो सकते, यानी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। बात समझ में आई ये दोनों? तो बताइए क्लियर। आपको जाना है पटना से दिल्ली, ठीक है, बात समझिए, उदाहरण समझिए। आपको पटना से दिल्ली जाना है, आपको मैंने कहा कि आप कार, ट्रेन या हवाई जहाज से नहीं जा सकते। ठीक है, इसका एक और क्या मतलब निकला? इसका एक और मतलब निकला कि आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं कि नहीं, साइकिल से जा सकते हैं कि नहीं, पैदल जा सकते हैं कि नहीं, जा सकते हैं। ये बात कह सकते हैं ना। मैंने कहा कि आप कार, ट्रेन या हवाई जहाज से नहीं जा सकते, लेकिन क्या मोटरसाइकिल से जा सकते हैं इसके लिए मना किया है? या साइकिल से जा सकते हैं इसके लिए मना किया है? या पैदल जा सकता है इसके लिए मना किया है? बताइए, किसको नहीं समझ में आ रहा था? नहीं मना किया। मैंने कहा राज्य को कि आप विधि नहीं बना सकते, विधि बना नहीं सकते। कैसी विधि? जिससे मूल अधिकार छीने जा रहे हों, मूल अधिकार असीमित हो रहे हों, कम किए जा रहे हों, छीने जा रहे हों। ठीक है, मैंने कहा है विधि नहीं बना सकते। इसका एक अर्थ क्या हुआ? संविधान संशोधन विधि तो बना सकते हैं, विधि नहीं बना सकते ना। संविधान संशोधन विधि तो बना सकते हैं। इसका मतलब कि संविधान संशोधन वाली विधि बनाकर तो छीन सकते हैं मौलिक अधिकार को, विधि बनाकर नहीं छीन सकते। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि अच्छा आप चतुर हैं, इस विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। इस कानून का मतलब, इसके कानून के भीतर यह है विधि, इसी विधि के भीतर संविधान संशोधन विधि भी आता है। यानी आप संविधान संशोधन विधि ले आकर भी नहीं बना सकते ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को छीनता हो। आपने कहा कोई बात नहीं, आपने कार, ट्रेन या हवाई जहाज से मना किया है, मैं तो मोटरसाइकिल से चली जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा, हवाई जहाज, कार, ट्रेन, इसमें अंडरस्टूड है कि आप मोटरसाइकिल से भी नहीं जा सकती, आप दिल्ली जा ही नहीं सकती। तो यही बात है कि अगर विधि का मतलब सामान्य विधि है, अगर कार, ट्रेन, हवाई जहाज का मतलब सिर्फ कार, ट्रेन, हवाई जहाज है, तो इसका मतलब मोटरसाइकिल से जा सकते हैं। अगर विधि का मतलब सिर्फ विधि, सामान्य विधि है, नॉर्मल विधि की बात हो रही है, नॉर्मल कानून, इसमें संविधान संशोधन विधि नहीं है, तो इसका मतलब संविधान संशोधन विधि बनाकर तो छीन सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन अगर कार, ट्रेन, हवाई जहाज कहने का अर्थ है कि किसी भी तरीके से नहीं जा सकते, यानी विधि शब्द में अगर संविधान संशोधन विधि भी शामिल है, तो इसका मतलब कि दोनों तरह के कानून से, यानी संविधान में संशोधन करके भी आप मूल अधिकार को नहीं छीन सकते। अब बताइए क्लियर है? तो बताइए क्लियर। तो ये बेसिक सवाल इन दो कंडीशंस पर टिका है कि भाई अगर विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि
शामिल है कि नहीं, और कंडीशन 2 कि शामिल है। ठीक है, एक में शामिल नहीं है, एक में शामिल है। चलिए, कहां जाएगा मामला, कौन तय करेगा? संविधान का निर्वचन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। 1951 में एक मामला आया, शंकरी प्रसाद केस, और 1965 तक सज्जन सिंह केस। यानी 1951 से लेकर 1965 तक सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, हो सकता है, हो सकता है संशोधन। क्यों कहा? इसने कहा कि भाई जो 13(2) में विधि शब्द है, कानून शब्द है, उसमें संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है, शामिल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान संशोधन विधि 13(2) में कहे गए विधि शब्द में शामिल नहीं है। इसका मतलब कि सामान्य विधि से आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन संविधान संशोधन विधि से संशोधन कर सकते हैं। ये बात क्लियर है तो बताइए क्लियर। 1951 से 1965 तक सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है कि भाई विधि शब्द में संविधान संशोधन वाली विधि शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप संविधान संशोधन विधि ले आकर आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं और मूल अधिकार कम कर सकते हैं, छीन सकते हैं। यह बात 1951 से 1965 तक थी। और ये जो न्यायपालिका की व्याख्या थी, इसको कहेंगे संकीर्ण व्याख्या है। जो एज इट इज लिखा हुआ है उसी को मान लिया गया। ठीक। लेकिन 1967 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आया, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस। इसमें 11 जजेस की बेंच बैठी, जो कि बहुत बड़ी बेंच, 11 जजों की बेंच। इसने 6:5 से फैसला सुनाया। 6:5 मतलब 6 लोग एक तरफ, एक पक्ष में, और 5 लोग एक पक्ष में। गोलकनाथ केस में कहा कि विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। संविधान संशोधन विधि भी शामिल है, भी शामिल है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि राज्य संविधान संशोधन विधि के जरिए भी मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यह बात क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना रुख पलट दिया। 1951 से 1965 तक सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई विधि ये है अलग, और संविधान संशोधन विधि ये है, दोनों अलग अलग हैं। 13 में सिर्फ कहा गया है कि विधि नहीं ले आएगी, राज्य विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार छीने जाते हों या फिर कम किए जाते हों। यह संविधान संशोधन विधि तो अलग है। यानी संविधान संशोधन विधि ले आकर अगर छीनना हो, कम करना हो तो छीन लो। 1967 में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? गोलकनाथ में, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई ये है विधि, और इसी के भीतर ये भी है संविधान संशोधन वाला भी। और जब हम विधि के लिए ही मना कर दिए तो संविधान संशोधन ऑटोमेटिकली इसी में है। इसका मतलब
कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है? तो बताइए क्लियर। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी लौह महिला, क्या करेंगी? उनकी सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई चलती रही है। इंदिरा गांधी ने, देखिए कोई भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, बड़ा फैसला आता है, तो सरकार क्या करती है? सरकार संविधान में संशोधन कराती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव खत्म करने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए फैसला दिया कुछ, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ऐसा संशोधन कराइए संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की अहमियत ही ना बचे। इंदिरा गांधी क्या करेंगी? 1971 में इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम किया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। और क्या किया? एक आर्टिकल जुड़वाया 313(4) और दूसरा 368(3). सिंपल मतलब है कि आर्टिकल 13 में भी संशोधन हुआ और किसमें संशोधन हुआ? 368 में भी संशोधन हुआ। 13 में क्या लिखवाया गया? 13 में लिखवाया गया 368 की कोई बात 13 पर लागू नहीं होती, लागू नहीं होती। 13 में लिखवा दिया गया 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होती। एक ही बात को लिखवाया गया। मतलब क्या था बताइए? क्या मतलब निकला इसका? वही मतलब निकला जैसे हम कह रहे हैं 13 में संशोधन करा के 13(4) लगाए और कहा कि 368 की कोई बात 13 पर लागू नहीं होती। इसका मतलब कि विधि शब्द में 368 वाली विधि शामिल नहीं है। 368 में भी यही बात लिखवा दी है कि 13 वाली कोई बात यहां लागू नहीं होती। इसका मतलब, इसका एक ही मतलब है कि भाई जो 368 में बताई गई विधि है, कौन सी विधि है 368 में? संविधान संशोधन विधि। ये 13 वाली विधि से अलग है, 13 वाली विधि से अलग है। फिर कहां चल गया मामला? विधि, संविधान संशोधन विधि, दोनों अलग अलग चीजें। संविधान संशोधन विधि, जिसका मतलब क्या है कि संविधान संशोधन विधि लाकर मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। वही वाली स्थिति हो गई। 1967 के फैसले में क्या कर दिया गया था? विधि में ही संविधान संशोधन है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम ले आके 13 और 368 में जो चेंजेस किए गए, इसका मतलब वापस से 1951 से 1965 तक का जो दौर देख रहे थे, विधि अलग है, संविधान संशोधन विधि अलग है। इसका मतलब संविधान संशोधन विधि के द्वारा हम संविधान में मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, छीन सकते हैं, कम कर सकते हैं। बताइए, ये बात क्लियर हुई? गोलकनाथ फैसले को कैसे न्यूट्रलाइज किया इंदिरा गांधी के इस संविधान संशोधन ने? क्लियर है? तो 1951 से 1965 तक जो स्थिति थी, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था ना कि भाई विधि अलग, संविधान संशोधन विधि अलग। इसका मतलब विधि के लिए मना किया गया है, संविधान संशोधन विधि से कर लो जो करना है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना भैया, विधि में ही संविधान संशोधन विधि भी काउंट होगा, इसलिए संविधान संशोधन विधि ले आकर भी संविधान में ऐसा संशोधन आप नहीं कर सकते भाग 3 में, ठीक है, जिससे मूल अधिकार छीने जा रहे हों या कम किए जा रहे हों। अब इस फैसले को पलटना था, वापस वाली स्थिति में ले आने था। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1971 में और कहा गया 368 में भी बदलाव किया गया और 13 में भी। 13 में 4 जोड़ा गया। 368 की कोई बात 13 पर लागू नहीं होती। 368 में जो बदलाव किया गया उसमें भी यही बात लिख दी गई कि 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि लागू नहीं है। विधि शब्द अलग है, संविधान संशोधन विधि अलग है। इसका मतलब 13 में विधि शब्द से कहा गया है ना कि विधि के द्वारा कोई ऐसा चेंज नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकार छीना जा रहा है, कम किया जा रहा हो। संविधान संशोधन विधि से कर सकते हैं। तो वापस उसी स्थिति में आ गए। अब ये मामला चैलेंज होगा कहां?
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये न्यूट्रलाइज हो गया। तो 1973 में एक मामला आया, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस पूछा गया कि भाई 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 क्या वैध है? मतलब अगर ये वैध है, वैलिड है, तो मतलब हुआ कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगर ये वैलिड नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि इनवैलिड है, तो इसका मतलब फिर गोलकनाथ वाले केस का स्थिति कि विधि में तो संविधान संशोधन विधि भी है, तो संविधान संशोधन विधि ले आकर भी आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बहुत बड़ा गेम खेला। क्या खेला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां वैध है, वैध है। मतलब कि इंदिरा गांधी ठीक कह रही है ना। इंदिरा गांधी कह रही हैं कि भाई 13 वाली कोई बात 368 पर लागू नहीं होती, 368 वाली कोई बात 13 पे लागू नहीं होती। इसका मतलब विधि शब्द के अंदर संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है, और इसका मतलब यह हुआ कि 13 में तो विधि के जरिए मना किया गया है, संविधान संशोधन विधि के जरिए मौलिक अधिकारों को कम करने की बात नहीं की गई है। तो संविधान संशोधन अधिनियम ले आके कर सकते हैं। वैध है का तो यही मतलब है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां से कान घुमाया हाथ, और इस साइड से ले आके ऐसे नाक पकड़ा और कहा कि लेकिन संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं हो सकता, संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं होगा जो मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता हो, यानी संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ हो। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन दिया, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में क्या कहेंगे? संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाग 3 ही नहीं, मूल अधिकार ही नहीं, संविधान में कहीं भी आप ऐसा संशोधन नहीं कर, आपको जहां मन वहां संशोधन कर लीजिए। संशोधन तो अलाउ है, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24वां संविधान संशोधन वैध है, इसका मतलब हां मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ठीक है, यानी 368 4 और 368 3 और 13 4 वैलिड है। लेकिन संविधान में ही, पूरे संविधान में कहीं भी कोई भी ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो, मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के अगेंस्ट हो, संविधान के मूलभूत ढांचे के अगेंस्ट हो। और मूलभूत ढांचा क्या है ये कौन बताएगा? हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। कैसे बताएगा? समय समय पर, समय समय पर। कैसे डिसाइड करेगा? केस टू केस, अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि मूलभूत ढांचे में क्या क्या चीजें आती हैं। आपको जहां संशोधन कराना है करा लीजिए, लेकिन मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ संशोधन नहीं करा पाएंगे। और ये ऐतिहासिक फैसला है, इसने सरकार के पर कतर दिए। ठीक है, कितने जजों की बेंच बैठी थी? 13 जज। डिसीजन कितने से आया? 7-6, नैरो मार्जिन से। 7 लोग बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में थे, 6 लोग इसके खिलाफ में थे, इस सिद्धांत के। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? आज की तारीख में यह ऐतिहासिक जजमेंट है कि सरकार, यहीं से आता है जुडिशियल रिव्यू
कि ताकत सबसे ज्यादा मजबूत इंडिया में हो गई यहीं से, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। सरकार कहीं भी संविधान में कुछ भी संशोधन ऐसा नहीं करा सकती जो मूलभूत ढांचे के खिलाफ हो। और ये कौन तय करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मूलभूत ढांचे में क्या है। यहां तक बात क्लियर है? तो बताइए क्लियर। क्या ऐसा केस दोबारा लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। जिस दिन 13 जजों से बड़ी बेंच बैठकर इस फैसले को पलट देगी तभी यह फैसला पलटेगा। ठीक है, 13 जज अपने आप में बहुत बड़ा बेंच है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया कि भाई मूल ढांचे में क्या क्या है। एक तो संविधान सर्वोच्च है, ये अपने आप में मूलभूत ढांचे में शामिल है। संविधान की सर्वोच्चता नहीं खत्म की जा सकती। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत जो हम पढ़ चुके हैं ये मूलभूत ढांचे में है। विधि का शासन मूलभूत ढांचे में है, रूल ऑफ लॉ जो हम पढ़ चुके हैं। न्यायिक समीक्षा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13(2) से। पंथ निरपेक्षता जो हमने पहले भी देखा है, समझ लिया है, ये भी मूलभूत ढांचे का पार्ट है। देश की एकता अखंडता मूलभूत ढांचे का पार्ट है। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जो हमने प्रियम्बल में देखा था, ये भी मूलभूत ढांचे का पार्ट है। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी मूलभूत ढांचे का पार्ट है। व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ कोई संशोधन नहीं हो सकता। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत मूलभूत ढांचे में। संसदीय शासन प्रणाली मूलभूत है। संविधान संशोधन की शक्ति की सीमाएं, इसका मतलब क्या है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति मिली है, संविधान पुनर्लेखन करने की शक्ति नहीं है कि फिर से पूरा पलट दे। वो संविधान सभा के पास था संविधान बनाने की शक्ति। आप संविधान बनाने की शक्ति लेकर नहीं बैठे हैं। संशोधन की शक्ति आपकी सीमित है, ध्यान रखिए। तो कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकते कि सरकार को असीमित अधिकार दे दिए कि संविधान में कुछ भी चेंज कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से मूलभूत ढांचे का पूरा सिद्धांत आता है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।